कशिश की मजबूरी क्या है कि उसकी चाहत उसकी सिसकियों में सिमट कर रह गई। दिल की बात जुबां पर ना आई, बस नज़रों से बयां होकर रह गई। अगली सुबह बच्चों के स्कूल जाने के बाद अभ्यंक और पूर्णिमा ने घर के सभी लोगों को ड्राइंग रूम में बुलवाया, यह कहकर कि उन्हें सभी को कोई बहुत ज़रूरी बात बतानी है। लगभग 5 मिनट बाद घर के सभी लोग और साथ ही पंकज जी और कशिश भी सभी हॉल में मौजूद थे। अभय जी ने अभ्यंक की ओर देखकर कहा, क्या बात है अभ्यंक, हम सभी को क्या बताने के लिए यहाँ बुलाए हो? कोई टेंशन की बात तो नहीं? नहीं चाचू, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। उल्टा मैं जो आपको बताऊंगा वो सुनकर आप सब खुश हो जाएंगे। अच्छा, तो क्या इस बार सच में हमें गुड न्यूज़ सुनाने वाले हो तुम दोनों? लतिका जी ने मुंह बनाते हुए कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभ्यंग ने अभय जी की ओर देखकर सीधे तौर पर मना किया। लो, मुझे लगा कि चलो कम से कम इस घर का वारिस तो मिलेगा उसे, पर उस पर भी फुल स्टॉप लग गया। लतिका जी ने बेपरवाही से कहा, इस घर को किसी और वारिस की जरूरत नहीं है, इस घर का वारिस अक्ष है। अभ्यंग ने एक नज़र लतिका जी पर डालते हुए कहा, हाँ, किसी और का खून कभी इस घर का वारिस नहीं हो सकता। इस घर का वारिस इस घर के बेटे का ही खून होगा। लतिका जी ने भी अकड़ते हुए कहा, चाचू, मैंने सोचा है हम जो आपको बताने वाले हैं वो बात एक खुशहाल माहौल में बताएंगे, पर किसी को घर में ना शांति रास आती है और ना ही खुशी। अभ्यंग ने लतिका जी पर तंज कसा। हाँ, सही कहा, मुझे कहाँ रास आती है इस घर की खुशी। जिसे रास आती है उसे सुनाओ खुश होने वाली बातें। इतना कहते हुए लतिका जी रोने लगी और रोते हुए अजीब सी नजरों से देवका जी को देखा और वहां से जाने लगी। दी, मैंने किसी को कहा नहीं है यहाँ से जाने के लिए, और वो बात बिना सुने यहाँ से कोई नहीं जाएगा। अभ्यंग ने अंशिका से कहा, पर ये सब बातें थीं तो सिर्फ लतिका जी के लिए। मम्मी, अंशिका ने लतिका जी की ओर देखा, जैसे ही आंखों में आग्रह कर रही हो कि मत जाओ। लतिका जी ने अंशिका को देखा और चुपचाप उसके पास ही आकर बैठ गईं। अभ्यंग ने उन्हें एक नज़र देखा और फिर पूर्णिमा की ओर देखकर बोला, बताइए पूर्णिमा। नहीं अभ्यंग जी, आप ही बताइए, पूर्णिमा ने अभ्यंग से ही कहा। तो अभ्यंग ने हाँ में गर्दन हिलाया। चाचू, माँ और पापा जी, मैं जो भी बताने जा रहा हूँ वो सब ध्यान से सुनिए, अभ्यंग ने कहा। तो उन्होंने हाँ में अपना सिर हिलाया। माँ और चाचू, आप दोनों ही जानते हैं कि अक्षित की मृत्यु एक कार एक्सीडेंट में हुई थी, पर यह सच नहीं था, बल्कि उसकी एक्सीडेंट एक साजिश थी। किसी ने जानबूझकर ये एक्सीडेंट करवाया था। यह बात तो आप सभी को पता चली गई है, रिवांस वाले केस को लेकर, अभ्यंग ने कहा। तो इस बार भी सभी ने हाँ में अपना सिर हिलाया। उस केस के बाद पंकज जी और कशिश भी जान चुके थे कि अभ्यंग का कोई जुड़वा भाई भी था जिसकी हत्या कर दी गई थी। हाँ, ये सब तो हम सब जान ही चुके हैं कि कैसे एक छोटी सी बात के लिए उस रिवांस ने हमारे अक्षित की जान ले ली, अभय जी ने गुस्से से कहा। गुस्सा होने के साथ साथ वो इस समय थोड़े भावुक भी थे, जिसकी वजह से उनकी आंखें लाल लग रही थीं। वहीं देवका जी और लतिका जी की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। एक परिवार में सदस्यों के बीच मतभेद तो रहता ही है, कभी कभी मनभेद भी हो जाता है। उसमें भी एक दूसरे की चाहे कितनी भी शिकायतें हों, चाहे कितनी भी नाराजगी हो, पर घर के बच्चों के प्रति सबका प्रेम एक समान होता है। लतिका जी का स्वभाव चाहे जैसा भी हो, पर अक्षित के लिए उनके प्रेम में, उनके ममत्व में कोई मिलावट नहीं थी। और यही कारण था कि आज एक बार फिर अक्षित का जिक्र होने से उनकी आंखों में भी आंसू थे। आप सबको याद है, भैया जब कॉलेज में थे तो उनके साथ एक लड़की पढ़ती थी, वो कभी कभी अक्षित के साथ घर भी आती थी। अभ्यंग ने कहा तो सभी सोचने लगे। तभी देवका जी ने याद करते हुए कहा, हाँ, बड़ी प्यारी बच्ची थी, सरल स्वभाव और साफ मन की। क्या नाम था उसका? याद नहीं आ रहा। देवका जी ने अपनी आंखें मीचते हुए और याद करने की कोशिश करते हुए कहा। देवका जी नाम याद करने की कोशिश कर ही रही थी कि लतिका जी झट से बोल पड़ी। पूर्वी, पूर्वी नाम था उसका। कभी कभी आती थी तो किचन में चली जाती थी मेरे पास, और सूजी का हलवा तो इतना अच्छा बनाती थी कि क्या कहूँ। लतिका जी ने पूर्वी को याद करते हुए कहा। वही पूर्वी का नाम सुनकर पंकज जी को अपनी बेटी की याद आ गई, जिसके कारण उनकी आंखें भी नम हो चलीं। इसी बीच जब लतिका जी ने पूर्वी का नाम लिया तो पूर्णिमा की नज़र पंकज जी पर चली गई। उन्हें भावुक होता देख वो भी भावुक हो गई। तभी अभ्यंग की आवाज़ आई, हाँ, वही पूर्वी,
और वो पूर्वी कोई और नहीं, पूर्णिमा की सगी बहन है। अभ्यंग ने जैसे ही कहा, सबको जैसे शौक लगा। लतिका जी तो उठकर खड़ी हो गई। भाई पंकज जी के लिए भी ये बात शॉकिंग थी। ये सब पूर्वी को पहले से जानते थे। पूर्वी अगर पूर्णिमा की सगी बहन है तो अभी कहाँ है वो? और आप लोगों में इस बात का कभी जिक्र भी नहीं किया कि पूर्णिमा की कोई और बहन भी है। लतिका जी ने तुरंत सवाल किया। वो अब इस दुनिया में नहीं रही। पंकज जी ने शून्य में देखते हुए कहा। तो यह बात सभी के लिए और शॉकिंग साबित हुई। लतिका जी और देवका जी ने सुना तो हैरानी से उन दोनों ने अपने मुंह पर हाथ रख लिए। पर वो कैसे? देवका जी ने पूछा। एक सड़क हादसे ने उसकी जान ले ली। ये कहते हुए पंकज जी की आंखों से आंसू बह गए। कुछ देर वहां खामोशी छाई रही। तभी फिर से अभ्यंग ने कहा। अक्षित और पूर्वी ने किसी को नहीं बताया, पर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। इसी बीच अक्षित को लंदन जाना पड़ा और उसकी पूर्वी से बात होनी बंद हो गई। इतना कहकर अभ्यंग चुप हुआ और पूर्णिमा की ओर देखने लगा। हम तो यहाँ रहते नहीं थे। मैं पापा के साथ रहती और पूर्वी दी पढ़ाई के कारण यहाँ अकेले। जब पापा ट्रांसफ़र लेकर यहाँ आए तो कुछ दिन सब सही रहा, पर धीरे धीरे पूर्वी गुमसुम और शांत रहने लगी। अकेले रहती, कहीं ना आती न जाती, बोलना भी लगभग छोड़ ही दिया सबसे। एक दिन वो किचन में बेहोश हुई तो पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। पापा ने बहुत पूछा उनसे, पर उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। पापा उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने अबॉर्शन के लिए मना कर दिया, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर थी। जैसे तैसे उन्होंने बच्चे को जन्म दिया और जब वो 1 महीने का था तब एक दिन अक्षित जी का कॉल आया कि वो आ रहे हैं अपने बच्चे से मिलने। इतना कहकर पूर्णिमा चुप हुई तो अभ्यंग ने कहा। जिस रात एक्सीडेंट हुआ उस रात भैया पूर्वी से मिलने जा रहे थे, पर उसी रात तेज आंधी तूफान के कारण पूर्वी ने फ़ोन कर उसे आने से मना किया और इसी बीच अक्षित का एक्सीडेंट हो गया। जब एक्सीडेंट हुआ तब पूर्वी कॉल पर थी, इसलिए उसने आँख देखा न था और दौड़ती हुई निकल गई उस बारिश में। फिर इसी बीच उसका भी एक्सीडेंट हो गया और पूर्वी भी उसी दिन। अभ्यंग चुप हुआ। वहाँ शांति पसर गई। तभी लड़खड़ाती आवाज़ में देवका जी ने पूछा। वो बच्चा? उनकी बात सुनकर अभ्यंग और पूर्णिमा ने एक दूसरे को देखा। फिर अभ्यंग अपनी माँ देवका जी के पास आया और उनके घुटने के पास नीचे बैठते हुए बोला। माँ, अक्ष हमारे अक्षित और पूर्वी का बेटा है। यह सच सबके लिए किसी धमाके से कम नहीं था और उतना भी भावुकता से भरपूर था। अपने बच्चे के इस दुनिया से चले जाने के बाद उसका अंश मिलना और उसका नज़रों के सामने होना जीवन जीने के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। कुछ समय भावुकता से भरा रहा, पर बाद में सब उस खुशी को सेलिब्रेट करने लगे। आज तो स्कूल से आने के बाद अक्ष पर दुलार की बरसात हो रही थी, पर यह सब उसकी समझ से परे था। उसे तो एहसास तक नहीं था कि वो सबके लिए क्या बन चुका है। आधार और कशिश भी वहीं मौजूद थे, सबके सामने, पर दोनों ही में कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था। भले ही दोनों एक दूसरे को छुप छुप कर देख रहे थे, पर सामने नहीं आ रहे थे। आधार तो कुछ ज़्यादा ही बदला बदला सा लग रहा था। सभी लंच के बाद हॉल में बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी आधार, जो किसी का कॉल आने पर 5 मिनट पहले घर से बाहर गया था, वो किसी लड़की के साथ अंदर आया। उस लड़की की कमर में हाथ डाले वो अंदर आया। उस लड़की ने वेस्टर्न ड्रेस पहना था, पर वो बिल्कुल भी रिवीलिंग नहीं थी। अंदर आते ही आधार ने सबकी ओर देखते हुए कहा, अटेंशन एवरीवन। आधार के कहने पर सभी ने उसकी ओर देखा। आधार ने आगे कहा, आज जब अक्ष के रूप में इतनी बड़ी खुशी हम सबको मिली है, तो सोच रहा हूँ इस खुशी को बढ़ाते हुए मैं भी एक गुड न्यूज़ आप सबके साथ शेयर करूँ। यहाँ कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब इसे तो जानते ही होंगे। आधार ने उसके साथ आई लड़की की कलाई थामते हुए बोला। तो सभी ने हाँ कहा और लतिका जी ने तो खुश होते हुए कहा, अरे इसे कोई कैसे नहीं पहचानेगा, ये तुम्हारे बचपन की दोस्त कृतिका है। हाँ मॉम, बिल्कुल सही पहचाना आपने। ये अभी पिछले 6 महीने से जर्मनी में थी, अपनी बुआ के पास। अभी 10 दिन पहले ही आई है। एक्चुअली हम दोनों ने एक डिसीजन लिया है, आधार ने कहा। तो सभी उसकी ओर देखने लगे। वहीं अभय जी ने कड़कती आवाज़ में पूछा, कैसा डिसीजन? मैं और कृतिका एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। आधार ने जैसे ही ये कहा, सबको जैसे झटका लगा, पर सबसे ज़्यादा कशिश पूर्णिमा और अभ्यंग को। वहीं लतिका जी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा।
आखिर उनके मन के लायक उनकी बहू जो मिल रही थी। अभ्यंग ने पूर्णिमा को देखा और फिर पूर्णिमा ने अभ्यंग को, और फिर दोनों को नजरें एक साथ कशिश पर, जो एकटक आधार को देखे जा रही थी। आंखें भर आई थी उसकी, पर आंसुओं को रोकना उसकी मजबूरी थी, और उन आंसुओं को बह नहीं पाना उसकी किस्मत। वही आधार, वो तो खुश था, और उसे देखकर जरा भी नहीं लग रहा था कि कशिश के वहाँ होने और ना होने से उसे फर्क भी पड़ता है। कशिश से अब रहा नहीं गया, तो वो उठकर बाथरूम की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद अभ्यंग आधार के पास आया और बोला, ये तुम क्या कह रहे हो आधार? कल रात तक तो तुम कशिश कल रात तक मेरी आंखें बंद थीं, पर अब खुल गई हैं। अभ्यंग की बात पूरी होने से पहले ही आधार ने कहा, लेकिन तुम तो पहले क्या था और क्या नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है भैया। हम किसी को जबरदस्ती अपने साथ बांध नहीं सकते। कृतिका मुझसे प्यार करती है, उसने मुझे प्रपोज किया तो मैंने हाँ कर दिया। अब पूरी जिंदगी अकेला तो रहूंगा नहीं, एक ना एक दिन तो शादी करनी ही है। तो वो ऐसी लड़की से हो जाए जो मुझे जानती है और मुझसे प्यार करती है, उससे अच्छा और क्या होगा। इतना कहकर आधार वहां से चला गया। वहीं अभ्यंक और पूर्णिमा उसे जाता हुआ देखते रहे। अगले ही दिन कृतिका के मम्मी पापा से बात करने के बाद सगाई को डेट फिक्स हो गई। 3 दिन बाद की घर में जोरों शोरों से सगाई की तैयारी होने लगी। आज आधार और कृतिका दोनों अपनी सगाई की शॉपिंग के लिए जाने वाले थे। उधर पूर्णिमा ने भी कशिश को उदास देखा, तो अपने और अभ्यंग की शॉपिंग करने के लिए कशिश को अपने साथ बुला लिया। आधार और कृतिका इस समय एक डिजाइनर शॉप में थे, और कृतिका अपने लिए लहंगा पसंद कर रही थी, और आधार के लिए शेरवानी सगाई के हिसाब से। उन दोनों ने एक ब्लू कलर की कॉम्बिनेशन का पेयर सेट पसंद किया, और वहां से निकलकर ज्वेलरी शॉप में आ गए। ज्वेलरी शॉप में पहले से ही पूर्णिमा कशिश के साथ बैठी अपने लिए ज्वेलरी पसंद कर रही थी, और कशिश बेमन से उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी। कुछ देर बाद कशिश की नज़र आईने पर पड़ी, जिसमें दूसरी तरफ उसे आधार और कृतिका बैठे हुए नजर आए। आधार कृतिका के हाथों में अंगूठी पहनाकर देख रहा था, और दोनों साथ में हंस रहे थे। उन दोनों को इस तरह साथ हंसता खिलखिलाता देख कशिश के दिल में एक दर्द सा उठा। उसने पूर्णिमा को देखा और कहा, मैं घर जा रही हूँ, तू आ जाना या फिर अपनी ससुराल चली जाना। इतना कहकर वो बिना पूर्णिमा की बात सुने तेज कदमों से वहां से निकल गई। आंखों से आंसू जितना पहुंचती, उतना ही उसकी आंखों से आंसू बह जाते। वो यूं ही खुद को संभालने की कोशिश करती हुई वहां से घर चली गई। पूर्णिमा वहां बैठी सोच ही रही थी कि कशिश को आखिर हुआ क्या। तभी उसकी नज़र भी आईने पर पड़ी, जिसमें कृतिका और आधार साथ दिख रहे थे, अपनी एंगेजमेंट रिंग की शॉपिंग करते हुए। पूर्णिमा को अब जाकर सब माजरा समझ में आया। फिर उसने अपनी शॉपिंग की, और आधार और कृतिका को डिस्टर्ब न करते हुए उसने अपनी शॉपिंग पूरी की और वहां से निकल गई। पंकज जी हॉल में बैठे किसी से बात कर रहे थे। तभी कशिश वहां पर आई, और उसने उन्हें अनदेखा करते हुए अपने कमरे में जाने लगी। तभी पंकज जी की नज़र उस पर पड़ी। उन्होंने उसे टोकते हुए कहा, कशिश। जी मामा जी, कशिश ने पलटते हुए कहा। यहाँ आओ बेटा, पंकज जी ने उसे अपने पास बुलाते हुए कहा। कशिश का मन तो नहीं था, पर बेमन से ही वो पंकज जी के पास गई। उन्होंने उसे अपने पास सोफे पर बिठाया और कहा, ये देखो, आधार और कृतिका की सगाई का कार्ड, डिजिटल कार्ड। क्या जमाना आ गया है ना। अब डिजिटल कार्ड भी होने लगे। समय कहाँ से कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला। पंकज जी ने अपना फोन कशिश के आगे करते हुए कहा। कशिश ने बेमन से उसे देखा, और देखती भी कैसे, उसमें आधार के साथ कृतिका जो थी। जहाँ उसे होना चाहिए था, वहाँ कृतिका थी। अभय जी का फोन था अभी, उन्होंने हमें कल सुबह ही बुलाया है। पंकज जी ने कशिश से कहा। कल सुबह क्यों? कशिश ने सवाल किया। मैंने भी यही कहा था अभय जी से कि सगाई तो शाम को होगी, तो हम सुबह आकर क्या करेंगे। तो कहने लगे, शादी का घर है, तो अपने लोग साथ होंगे तो रौनक होगी। उनकी बात मुझे सही लगी, तो मैंने भी हाँ कर दिया। तो तुम भी समय से सुबह तैयार हो जाना, हम 10 बजे तक निकल जाएंगे। ठीक है, पंकज जी ने कशिश से कहा। ठीक है मामा जी, मैं सुबह तैयार हो जाऊंगी। इतना कहकर वो वहां से उठकर अंदर आ गई, और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर वहीं नीचे बैठकर रोने लगी। उसने खुद से कहा, तूने ही तो उन्हें खुद से दूर किया है, फिर क्यों रोना आ रहा है तुझे? तेरा ही तो फैसला था उनसे अलग होने का, तो फिर किसी और के साथ उनका होना बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा?
तूने ही उन्हें कहा था कि किसी और के साथ आगे बढ़ जाने को। फिर आज जब वो आगे बढ़ रहे हैं तो क्यों बुरा लग रहा है? क्यों बुरा लग रहा है? इतना कहकर वो जोर जोर से रो पड़ी। उसके रोने की आवाज़ इतनी तेज थी कि पंकज जी को बाहर तक सुनाई दे गई। उन्होंने कशिश के रूम का दरवाज़ा पीटते हुए कहा, क्या हुआ कशिश, तू रो क्यों रही है बेटा? क्या बात है? कशिश ने उनकी आवाज़ सुनी तो उसने जल्दी जल्दी अपने आंसू पोंछे और बोली, नहीं मामा जी, वो फ़ोन पर कोई वीडियो देख रही थी। यह उसी की आवाज़ थी। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि तुम रो रही हो। नहीं मामा जी, वीडियो है। ठीक है। इतना कहकर पंकज जी वहाँ से चले गए। आज सगाई का दिन था और ओबराय विला में काफ़ी रौनक लगी थी। और रौनक लगती भी क्यों नहीं, आखिर ओबराय खानदान के सबसे छोटे बेटे की सगाई जो थी। वैसे तो यह सगाई सिर्फ फैमिली मेम्बर्स और क्लोज रिलेटिव्स के बीच ही होनी थी। फिर था तो ये एक बड़ा अवसर ही। लतिका जी ने पार्लर वाली को पूरे दिन के लिए बुक कर घर पर ही रख लिया था। आखिर उनके बेटे की सगाई थी तो वो कहाँ कम पड़ने वाली थी। वो अभी हॉल में बैठी अपने हाथों में मेहंदी लगवा रही थी कि भाई पूर्णिमा सारी तैयारियों का जायजा ले रही थी और अभ्यंग एक जगह खड़ा उसे बस निहारे जा रहा था। उसने लतिका जी को मेहंदी लगवाते देखा तो उसके दिमाग में कुछ आया। वो वहाँ से उस तरफ बढ़ गया जहाँ पूर्णिमा खड़ी डेकोरेशन वाले को सजेशन दे रही थी। अभ्यंग वहाँ पहुँचा और उन डेकोरेशन वाले को देखकर बोला, आप लोग जाइए और अपना अपना काम कीजिए और इन्होंने जैसा बताया है बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। इतना कहकर उसने सभी लोगों को वहाँ से भगा दिया। पूर्णिमा ने उसे देखा तो अपने दोनों हाथ बांधते हुए बोली, क्या था ये सब? आपकी हेल्प कर रहा था और क्या। अभ्यंग ने पूर्णिमा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या कर रहे हैं आप? हाथ हटाइए अपना, सामने पापा और चाचू बैठे हैं। पूर्णिमा ने अपने कंधे से अभ्यंग का हाथ हटाते हुए कहा, क्या कहेंगे, मैं किसी और लड़की के कंधे पर हाथ थोड़ी रख रहा हूँ। मैं तो अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रख रहा हूँ। धर्म से, कर्म से, वचन से और कानूनन भी मेरा अधिकार है आप पर। अभ्यंग ने वापस से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। वहीं दूसरी ओर से आते आधार ने उन दोनों को ऐसे देखा तो अपना फ़ोन निकालकर उन दोनों को एक प्यारी सी तस्वीर को अपने कैमरे में कैद कर लिया उसने। आप ना पहले ही सही थे, सीधे साधे से। ये जब से मैंने आपको ग्रीन सिग्नल दिया है आप बहुत बदमाश हो गए हैं। ग्रीन सिग्नल कब दिया आपने? उल्टा जब भी मैं प्यार की पटरी पर दौड़ लगाना चाहता हूँ आप मुझे रेड सिग्नल दिखाकर रोक देती हैं। अभ्यंग ने अपनी कमर पर दोनों हाथ बांधते हुए कहा, क्या आप भी जगह तो देखिए, कहाँ खड़े हैं आप? पूर्णिमा ने अभ्यंग को आंख दिखाते हुए कहा, जगह देखकर रोमांस नहीं होता भाभी, और वो भी भैया के लिए। आई एम श्योर भैया प्यार की बातें भी धौंस दिखाकर करते होंगे। आधार ने उन दोनों के पास आते हुए कहा तो पूर्णिमा जोर से हंस पड़ी। उसके साथ आधार भी। फिर उस हंसी में अभ्यंग भी शामिल हो गया। वहीं दूर बैठी कशिश उन तीनों को देख रही थी। मन में एक ख्वाहिश सी जगी कि काश इस परिवार का हिस्सा वो भी बन पाती, पर अब ऐसी कोई इच्छा रखना बेमानी ही होगी। देखिए, मैं यहाँ किस काम के लिए आया था और आपने मुझे बातों में उलझा दिया। कुछ याद आते ही अभ्यंग ने कहा, मैंने आपको उलझाया बातों में? पूर्णिमा ने उसे घूरते हुए पूछा। देखिए, मुझे आपसे लड़ना नहीं है, आप इधर आइए मेरे साथ। इतना कहकर वो उसकी कलाई थामे उस ओर आ गया जहाँ लतिका जी बैठी मेहंदी लगवा रही थी। सुनिए, अभ्यंग ने मेहंदी लगाने वाली से कहा। जी कहिए, उसने हंसते हुए रिप्लाई दिया। ये मेहंदी इनका लगाना हो जाए तो मेरी पत्नी के दोनों हाथों पर लगा दीजिए, और हाँ बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह सजाइएगा इनके हाथों को, और फिर इनकी हथेली पर मेरा नाम भी लिखा होना चाहिए। अभ्यंग। उस मेहंदी वाली ने पहले पूर्णिमा को देखा फिर अभ्यंग की ओर बोली, जी ठीक है, मैं वैसे ही लगा दूंगी। वहीं पूर्णिमा अपनी आंखों में हैरानी लिए उसे देख रही थी। लतिका जी का मेहंदी लगाना हो चुका था तो वो उठकर वहां से चली गई। उस मेहंदी वाली ने पूर्णिमा से कहा, आइए मैम बैठिए, अब आपको लगा दूं। मेहंदी वाली ने पूर्णिमा को मेहंदी लगाना शुरू किया तो अभ्यंग वहां से चला गया। कुछ देर बाद कशिश खिड़की के पास खड़ी होकर शाम के लिए हो रही सजावट को एकटक देख रही थी। उसे वहां ऐसे खड़ा देख अभ्यंग आया और बोला, तो साली साहिबा, यहाँ अकेली क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं, बस ऐसे ही खड़ी हूँ। वो बाहर देख रही थी सजावट। कशिश ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, आपको मेहंदी नहीं लगवाना?
अभ्यंग ने कशिश की हथेली देखते हुए कहा। मैं लगवा कर क्या करूंगी? कशिश ने एक फीकी सी मुस्कान के साथ कहा। लड़कियों को तो शौक होता है इन सब का। हाँ, मुझे भी है, पर आज लगवाने की इच्छा नहीं है। जब शौक है, मौका भी है, तो लगवा लेना चाहिए। हो सकता है आज इस पार्टी में आपको भी कोई ऐसा मिल जाए जिसका नाम इस हथेली पर रच जाए। वाह, कमाल की बातें करते हैं आप। करना पड़ता है, आपकी बहन को खुश जो रखना है। जी, बहुत किस्मत वाला हूँ मैं। पूर्णिमा जैसी सुलझी हुई लड़की मेरी जीवन साथी बनी। अभ्यंग ने कहा तो कशिश मुस्कुराकर रह गई। जीवन का हर पल खुशनुमा हो जाता है अगर हम सफ़र अच्छा हो, और तब और भी अच्छा हो जाता है जब हम सफ़र मनमीत हो। जीवन में किस्मत हमें अपने मन के मीत से जरूर मिलाती है। जरूरत है उसे सही समय पर पहचानने की। पूर्णिमा को देखकर मैं पहली बार में ही समझ गया कि यही मेरी जीवन संगनी हो सकती है। और फिर मैंने जरा भी देर नहीं की और उनके सामने शादी का प्रपोजल रख दिया। जीवन आपको जब भी ये मौका दे तो उसे जाने मत दीजिएगा। अभ्यंग ने भूमिका बांधते हुए कशिश को समझाया। और जब लगे कि उस मौके को कोई मुझ तक पहुंचने नहीं दे रहा हो, उस मौके के लायक ही नहीं समझ रहा हो, तो क्या करना चाहिए? कुछ सोचते हुए कशिश ने अभ्यंग से सवाल किया। डिपेंड करता है कि आप उस लायक हैं या नहीं। ये समझने वाला कौन है? अगर आपका प्रेमी आपको अपने हमसफर के रूप में चाहता है तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ उसके लायक हैं, और फिर तो किसी और के ओपिनियन की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर फिर भी वो इंसान आपसे उस मौके को छीनना चाहता है तो आपको अपनी चाहत की चाहत पूरी करते हुए उस मौके को अपना बना लेना चाहिए। अगर हम आज चूक गए तो ज़िंदगी फिर दोबारा मौका नहीं देती है, ये याद रखिएगा। इतना कहकर अभ्यंग चुप हुआ। वही कशिश किसी गहरी सोच में डूब चुकी थी। अभ्यंग की नज़र उस ओर गई जहाँ पूर्णिमा को मेहंदी लग रही थी। उसका लगाना हो गया तो अभ्यंग ने कशिश से कहा, इधर आइए, और कहते उसे वहां ले गया और मेहंदी वाली से बोला, पत्नी की मेहंदी रच गई, अब मेरी साली साहिबा की हथेली भी सजा दीजिए। कशिश जो कहीं खोई खोई सी थी, उसने कोई विरोध नहीं किया। शायद उसे एहसास भी नहीं था कि अभ्यंग ने उसे मेहंदी लगवाने बैठा दिया है। कशिश के हाथों में मेहंदी लगाई जा रही थी और कशिश किसी सोच में गुम चुपचाप बैठी हुई थी। दिल ढलने लगा था और अब सभी लोग सगाई के लिए रेडी हो रहे थे। कशिश भी पूर्णिमा के रूम में बैठी कहीं शून्य में देख रही थी। पूर्णिमा अलमारी से अपने कपड़े निकाल रही थी। उसने अपनी अलमारी से एक कैरी बैग निकालकर कशिश की ओर बढ़ाते हुए कहा, तूने तो कुछ लिया नहीं होगा खुद पहनने के लिए। ये ले, पहन ले, मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ। कशिश ने चुपचाप वो बैग लिया और पूर्णिमा के कहने पर तैयार होने चली गई। पूर्णिमा ने भी अपने कपड़े बदल लिए। अभ्यंक और बच्चे पहले ही तैयार होकर नीचे जा चुके थे। पूर्णिमा अपने बाल ठीक कर रही थी कि एक ब्यूटिशियन अंदर आई और उसने पूर्णिमा से कहा, लतिका मैम ने मुझे भेजा है आपको तैयार करने के लिए। पूर्णिमा ने एक नज़र कशिश की ओर देखा जो जलाई हुई सी अपने दुपट्टे में पिन लगाने में उलझी हुई थी। पूर्णिमा ने उस ब्यूटिशियन से कहा, आई थिंक उसे ज़्यादा ज़रूरत है आपकी, आप उसे तैयार कीजिए, मैं खुद तैयार हो जाऊंगी। इतना कहकर पूर्णिमा खुद तैयार होने लगी और वो ब्यूटिशियन कशिश को रेडी करने चली गई। पार्टी शुरू हो चुकी थी, लड़की वाले भी आ चुके थे। आधार तो आज जैसे कयामत ढा रहा था। कृतिका भी खूबसूरत लग रही थी। सारे मेहमान आ चुके थे, बस पूर्णिमा और कशिश दोनों अब तक नहीं आए थे। अभय जी ने अभ्यंग से कहा, अभ्यंग, ये बहू अब तक क्यों नहीं आई है? सारे मेहमान आ चुके हैं और उसे ही पूछ रहे हैं। घर में सगाई है और घर की बड़ी बहू ही गायब है, जाकर बुलाओ उसे। अभय जी ने नाराजगी जताते हुए कहा, जी चाचू, अभी बुलाकर लाता हूँ। इतना कहकर अभ्यंग जाने को हुआ कि उसकी नज़र घर के मुख्य द्वार से बाहर आती कशिश और पूर्णिमा पर पड़ी। दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रही थी। अभ्यंग तो जैसे होश खो बैठा। इतनी बेबाक, इतनी बोल्ड और ज्यादातर प्रोफेशनल अटायर में रहने वाली उसकी पत्नी साड़ी में और भी परफेक्ट बहू के रूप में इतनी मासूम, इतनी दिलकश, इतनी खूबसूरत भी लग सकती है। अभ्यंग का तो उस पर से नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था। बाहर आते ही कशिश पंकज जी के पास जाकर खड़ी हो गई और पूर्णिमा अभ्यंग के पास। क्या हुआ? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? अच्छी नहीं लग रही क्या? अच्छी? अरे आपको क्या जरूरत थी इस तरह तैयार होकर बाहर आने की? अभ्यंग ने कहा। क्यों, क्या हो गया? कोई प्रॉब्लम है क्या? है नहीं, पर हो सकती है प्रॉब्लम। आपको इस तरह देखकर खुद को रोक पाना बहुत मुश्किल बना रही हैं आप। आप भी ना बेवजह डरा दिया मुझे।
पूर्णिमा ने सुकून की सांस लेते हुए कहा, चलिए अब सारे गेस्ट हमें ही देख रहे हैं, उनसे मिलकर आते हैं। इतना कहकर पूर्णिमा अभ्यंग की बांह थामे आगे बढ़ गई। पार्टी लॉन में थी और वहीं लॉन के बीचों बीच बहुत ही खूबसूरत स्टेज बना था, जिसके पीछे हार्ट शेप के अंदर बड़ा और चमकीला ए और के लेटर बड़े ही सुंदर तरीके से लिखा था। पार्टी शुरू हो चुकी थी। पार्टी के होस्ट ने नए कपल का डांस अनाउंस किया तो आधार और कृतिका स्टेज पर आए। उनके स्टेज पर आते ही गाना प्ले हुआ। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। आधार और कृतिका स्टेज पर एक दूसरे के साथ बहुत ही सुंदर डांस कर रहे थे। उन दोनों के डांस को देखकर कोई भी यही कहता कि जोड़ी हो तो ऐसी। इसी गाने पर दोनों का डांस खत्म हुआ तो होस्ट ने इस बार अभ्यंक और पूर्णिमा का नाम अनाउंस कर दिया। पर इन दोनों को ही ना डांस आता था और ना ही उन्हें ऐसा कुछ करने में इंटरेस्ट था। पर बार बार सबकी जिद करने पर दोनों स्टेज पर आ गए। लाइट ऑफ हो गई और एक सॉफ्ट लाइट जली जो सीधे उन दोनों पर पड़ रही थी। उन दोनों के लिए आधार ने खुद से गाना प्ले करवाया। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए स्टेज पर घूम रहे थे। जहां अभ्यंग के हाथ पूर्णिमा की कमर पर थे, वहीं पूर्णिमा के दोनों बाएं अभ्यंग के गले में। दोनों डांस नहीं कर रहे थे, बस जी रहे थे गाने के हर बोल को, एक दूसरे के साथ को और एहसास को। और यही उन्हें सबसे अलग बना रहा था। गाना खत्म हुआ तो तालियों की गड़गड़ाहट से दोनों होश में आए, जो कि खो चुके थे इस वक्त एक दूसरे की आंखों में। दोनों ने देखा सब उन्हें ही देख रहे हैं और मुस्कुराते हुए तालियां बजा रहे हैं। होस्ट ने भी दोनों की खूब तारीफ की। अब जब दोनों स्टेज से आने लगे तो अभ्यंक अचानक रुका और मुस्कुराते हुए पूर्णिमा की आंखों में देखने लगा। पूर्णिमा को समझ पाती उसके पहले ही अभ्यंक ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। अब तो तालियों की गड़गड़ाहट और भी तेज हो गई और साथ ही हुटिंग भी शुरू हो गई। पूर्णिमा ने शर्म से अपना चेहरा अभ्यंक के सीने में छुपा लिया। लॉन में एक तरफ खड़े पंकज जी अपनी बेटी और दामाद को इस तरह खुश देखकर खुशी से गदगद हुए जा रहे थे। वो नम आंखों से बार बार आसमान में देखकर भगवान का धन्यवाद करते तो कभी एक सुकून के साथ मन ही मन अपनी पत्नी से कहते कि मैंने तुम्हारी सौंपी हुई जिम्मेदारी को पूरा किया। अब होस्ट ने रिंग सेरेमनी के लिए आधा और कृतिका को स्टेज पर बुलाया। कृतिका तो वहीं खड़ी थी, पर आधार को कहीं नजर नहीं आ रहा था। सबने आधार को ढूंढना शुरू किया, पर आधार कहीं भी नहीं मिला। उसे कॉल भी लगाया गया, पर उसका फोन भी नॉट रीचेबल आ रहा था। अभ्यंग ने पूरे लॉन में अपनी नजरें घुमाई तो उसके होंठों पर मुस्कान आ गई, क्योंकि कशिश भी वहां नहीं थी। पूर्णिमा ने अभ्यंग को मुस्कुराते हुए देखा तो उससे पूछा, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं और आधार कहाँ गए? जरा एक बार पूरे लॉन में नजर दौड़ाइए पत्नी जी, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। अभ्यंग ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा तो पूर्णिमा ने पूरे लॉन में अपनी नजरें घुमाई, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने झल्लाते हुए अभ्यंग की ओर देखा, जो अभी उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। क्या हुआ, नहीं मिला जवाब? अभ्यंग ने उसे झल्लाते हुए देखकर पूछा। पूर्णिमा ने उसे धमकाते हुए कहा, सीधे सीधे बता दीजिए, क्या कहना चाहते हैं? हाँ बता दूंगा, पर एक बार और ट्राई कीजिए। इस बार ना ही समझ पाई तो बता दूंगा, अभ्यंग ने कहा। पूर्णिमा ने उसकी बात मानते हुए फिर से देखना शुरू किया, पर लेकिन इस बार उसकी नजर कहीं पर जाकर ठहर गई। जहां अब तक पंकज जी के साथ कशिश खड़ी थी, वहां से कशिश गायब थी। पूर्णिमा ने हैरानी से अभ्यंग की ओर देखा और कहा, इसका मतलब है दोनों एक साथ हैं? पूर्णिमा के सवाल पर अभ्यंग ने कहा, कुछ नहीं, बस मुस्कुराकर रह गया। और पूर्णिमा को उसका जवाब भी मिल गया। वहीं घर की छत पर इस समय आधार और कशिश खड़े थे। आधार कशिश पर गुस्सा हो रहा था और कशिश छत पर खड़ी रो रही थी। तो इसलिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है? आधार ने उस पर गुस्सा करते हुए कहा। हाँ, मुझे रियलाइज हो गया कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती, कशिश ने रोते हुए कहा। वाह, बहुत जल्दी तुम्हें नहीं रियलाइज हो गया, शादी के मंडप पर होना चाहिए था। क्या करूं मैं, हो गई मुझसे गलती। मैंने आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया, पर अब मैं नहीं रह सकती आपके बिना, नहीं देख सकती किसी और को आपके साथ। क्यों? क्यों नहीं रह सकती तुम मेरे बिना? क्यों नहीं देख सकती किसी और को मेरे साथ? बोलो, तुमने ही तो कहा था ना कि मैं आगे बढ़ जाऊं किसी और के साथ। तो अब बढ़ गया आगे, तो अब क्यों तकलीफ हो रही है तुम्हें? आधार ने गुस्से से कहा। तो कशिश का रोना और तेज हो गया। अब रोने से क्या होगा? अब मैं आगे बढ़ चुका हूँ, अब मैं वापस नहीं लौट सकता। नहीं प्लीज,
ऐसा मत बोलिए, मैं मर जाऊंगी। कशिश ने रोते हुए उसके हाथ को थामकर बोला। मर जाओगी? क्या मजाक लगा रखा है क्या? आधार ने गुस्से में उसके दोनों कंधे को पकड़ते हुए कहा। तुम्हारी जिंदगी है, जो चाहे करो, पर मेरी जिंदगी कोई मजाक नहीं है। मैं कृतिका के साथ आगे बढ़ चुका हूँ। अभी मेरी और उसकी सगाई है। जाने दो मुझे। सब ढूंढ रहे होंगे। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी आपको। कशिश ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हटो मेरे रास्ते से। आधार ने उस पर चिल्लाते हुए उसे धक्का दे दिया। कशिश एक और झुक गई, पर उसे चोट नहीं आई। हाँ, हो गया है मेरा दिमाग खराब। दिमाग ही खराब है मेरा, जो मैंने आपकी मम्मी की बात सुनी। दिमाग खराब है मेरा कि मैं उनकी धमकी से डर गई। दिमाग खराब है मेरा कि उन्होंने मुझे अनाथ और गंदी नाली का कीड़ा कहा। दिमाग खराब है मेरा जो उन्होंने कहा कि मैं आपसे दूर रहूं, तो मैंने उनकी बात मानी। दिमाग खराब है मेरा कि उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपके लायक नहीं हूँ। मेरी आपसे शादी हुई तो आपकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। दिमाग खराब ही था मेरा कि मैंने उनकी हर बात सुनी और मानी। दिमाग खराब था मेरा कि मैंने आपके प्यार को ठुकरा दिया, सिर्फ उनकी बात मानकर। इतना कहकर कशिश जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। उसे ऐसे देखकर एक पल को आधार भी डर गया। उसने उसके पास आते हुए पूछा, क्या क्या कहा तुमने? ये सब तुमसे मेरी मॉम ने कहा? आधार ने पूछा, पर कशिश ने इस बार कुछ नहीं कहा। आधार ने उस पर चिल्लाते हुए उसकी दोनों बाहों से पकड़कर उठाया और बोला, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। यह सब कुछ मॉम ने कहा तुमसे? इस बार कशिश ने हाँ में अपना सिर हिलाया तो आधार कुछ देर के लिए बिल्कुल ब्लैंक सा हो गया। उसके लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि उसकी माँ ही उसके प्यार की दुश्मन बन बैठी थी, और उसे अंदाजा भी नहीं हुआ। आधार की नज़र कशिश पर पड़ी, जो अब भी खड़ी अपना सिर झुकाए रोए जा रही थी। आधार ने कुछ पल उसे ऐसे ही देखा, फिर उसकी बाँह पकड़कर उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। आधार के सीने से लगते ही कशिश का रोना और तेज हो गया। वहीं आधार ने कसकर उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके माथे को चूमते हुए बोला, आई लव यू, आई लव यू कशिश। आधार ने जैसे ही ये कहा कि किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी। उसके अगले ही पल ताली की आवाज़। वाह क्या बात है, सगाई मेरे साथ और रोमांस इसके साथ। गुस्से से ताली बजाती हुई कृतिका ने जब कहा तो कशिश अपना सिर झुकाए खड़ी हो गई। वहीं कृतिका के साथ बाकी के घर वाले भी मौजूद थे। कृतिका, नाम मत लेना तुम मेरा अपनी जुबान से। आधार ने कुछ कहना चाहा तो कृतिका ने गुस्से से अपनी उंगली दिखाते हुए कहा, धोखा दिया है तुमने मुझे। जब प्यार इससे था तो मुझसे क्यों कहा कि शादी करोगे? समझ क्या रखा है तुमने मुझे मिस्टर आधार ओबराय? कृतिका, एक बार मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। आधार ने उसके पास आते हुए कहा। जहाँ हो वहीं रुक जाओ मिस्टर आधार ओबराय। कृतिका ने अपना हाथ दिखाते हुए उसे रोका। तुम क्या मुझे समझाओगे? मुझे तुमसे तो अब कोई बात ही नहीं करनी है। अब बात होगी तो इस लड़की से होगी। कृतिका ने गुस्से से कशिश की ओर देखते हुए कहा, और फिर कशिश की ओर बढ़ गई। कशिश एक और अपना सिर झुकाए खड़ी थी। कृतिका उसके पास गई और बोली, मेरे होने वाले पति को छीनकर इस तरह मासूम बनकर खड़ी हो, इससे क्या तुम्हारी गलती छुप जाएगी? कशिश अब भी सिर झुकाए सिसकती रही। कृतिका उसे बड़े ध्यान से देख रही थी। अचानक ही कृतिका हंसने लगी और हंसते हुए कशिश के गले लगकर बोली, आई एम सॉरी यार। आधार, मुझसे नहीं होगा अब। ये इतनी प्यारी है, देख इसे, अपनी नजर तक नहीं उठा रही है, और इतनी मासूम सी लड़की को मैं उस गलती के लिए गिल्ट में नहीं रख सकती जो गलती है ही नहीं। इतना कहकर कृतिका ने उसके गाल खींच लिए। कशिश को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। वो बस चुपचाप सबको देखे जा रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ हो क्या रहा है। इस समय कृतिका के साथ साथ सभी लोग मुस्कुरा रहे थे। कशिश ने आधार की ओर देखा तो वो भी मुस्कुरा रहा था। कशिश को ऐसे देखकर वो उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, क्या हुआ? समझ नहीं आ रहा कि यहाँ क्या हो रहा है? कशिश ने नामे गर्दन हिलाया। मैं बताती हूँ तुझे, पूर्णिमा ने आगे आते हुए कहा। यह सब नाटक था, और यह सब हमने इसलिए किया क्योंकि हम सब तेरी ना की बजाय तेरे मुंह से सुनना चाहते थे। पूर्णिमा ने कहा तो कशिश उसे हैरानी से देखने लगी। हम सब ने कितनी कोशिश की, आधार ने कितनी कोशिश की, पर तुमने सच नहीं बताया, तो हमें यह रास्ता अपनाना पड़ा। तो फिर एक कृतिका और आधार जी की सगाई? कशिश ने अपनी मीठी सी आवाज में पूछा।
तो आधार अपना दिल एक बार और हार गया। ये सगाई भी नकली ही है। पूर्णिमा ने कहा, हाँ यार, डोंट वरी, ये डब्बा तुम्हें ही मुबारक, मैं ऑलरेडी एंगेज्ड हूँ। इतना कहकर कृतिका ने अपना बायां हाथ दिखाया, जिसकी रिंग फिंगर में एक सुंदर सी रिंग थी। बेचारे मेरे होने वाले पति, उनके दिल पर तब से क्या बीत रही थी मुझे इस डिब्बे के साथ देखकर। उसने एक और प्यार से देखा और अपना हाथ बढ़ाया, तो उस भीड़ से एक लड़के ने आकर उसका हाथ थाम लिया। ये लड़का कोई और नहीं, रोहन था, अभ्यंग का असिस्टेंट। मतलब ये सब नाटक था? आज यहाँ किसी की सगाई नहीं होने वाली? कशिश ने खुश होते हुए कहा। किसने कहा सगाई नहीं होने वाली है? सगाई तो आज होगी ही, अभ्यंग ने कहा। तो कशिश का चेहरा फिर से उतर गया, पर अगले ही पल फिर से जो अभ्यंग ने कहा वो सुनकर उसका चेहरा फिर से खिल गया। अभ्यंग ने कहा, सगाई आज यहाँ आपकी और आधार की होगी, समझी साली साहिबा? अभ्यंग ने कहा। तो सभी उसके साथ हंस पड़े। चलिए अब सब नीचे चलते हैं, वरना सगाई का मुहूर्त निकल जाएगा, अंशिका ने कहा। तो सबने उसकी बात पर हामी भरी और सभी लोग एक एक करके नीचे जाने लगे। अभी सिर्फ घर के लोग ही वहां बचे थे। तभी आधार की गंभीर सी आवाज आई, रुक जाइए। इतना कहकर आधार लतिका जी के पास आया और बोला, जिस तरह से कशिश मुझे मना कर रही थी, इससे मुझे समझ आ गया था कि इन सब में कहीं ना कहीं आपकी इन्वॉल्वमेंट है। और तभी मैं आया था उस दिन आपके पास आपसे पूछने, लेकिन तब भी आप मुकर गईं। अगर उस दिन आपने अपनी गलती मान ली होती तो आज ये सब नाटक नहीं करना पड़ता। मुझे समझ नहीं आता कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्यों सबकी लाइफ में आपको इंटरफेयर करना होता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि आप हैं उससे बेहतर होता कि आप नहीं होती, बिन माँ का रह लेता। पर आज ये जो तकलीफ हो रही है उससे नहीं गुजरना पड़ता। आधार ने कहा। तो लतिका जी अपना सिर झुकाए आंसू बहा रही थी। आधार, ये क्या तरीका है मॉम से बात करने का? अंशिका ने उसे डांटा। और इन्होंने जो किया उसका क्या दी? ये बड़ी है हमसे, माँ है तो क्या ये कुछ भी करेंगी? क्या भगवान ने इन्हें ये भी अधिकार दिया कि अपने ही बच्चों की खुशियां छीनकर उसके हिस्से आंसुओं को जगह दे दें? आधार ने कहा। तो सब चुप हो गए, पर कशिश ने उसकी माँ को पकड़ते हुए कहा, बस कीजिए आधार जी, माँ है वो आपकी, आप उनसे ऐसे बात नहीं कर सकते। कशिश ने कहा। तो आधार ने लतिका जी के पास आते हुए कहा, देखा आपने, देखा, क्या कुछ नहीं कहा आपने इसे? मेरी जिंदगी से जिसे निकालना चाहा, आज वही आपके सपोर्ट में खड़ी है। इतना कहकर आधार चुप हुआ। तो लतिका जी अब रोती हुई वहां से चली गईं। उसके बाद धीरे धीरे बाकी सब भी नीचे आ गए। कशिश को ब्यूटिशियन के साथ भेज दिया गया उनका मेकअप ठीक करने। आधार भी अपने कमरे में फ्रेश होने चला गया और बाकी के लोग मेहमान को अटेंड करने बाहर आ गए। थोड़ी देर बाद कशिश को तैयार करके लाया गया। आधार उसका पहले से ही स्टेज पर इंतजार कर रहा था। कशिश जैसे ही पूर्णिमा के साथ स्टेज तक पहुंची, आधार ने आगे आते हुए उसके सामने अपना हाथ बढ़ा दिया। कशिश ने मुस्कुराते उसे देखा और उसकी हथेली पर अपनी हथेली रख दी। पूर्णिमा भी अब वहां से पीछे आ गई, क्योंकि अब उसे संभालने वाले ने उसका हाथ जो थाम लिया था। स्टेज की ओर आने के बाद कशिश की नजरें स्टेज पर बने बड़े से दिल पर पड़ी, जिसके अंदर सुनहरे अक्षर में ए और के लिखा था। कशिश ने आधार की ओर देखा तो आधार ने उसकी आंखों से उसके सवाल को समझते हुए कहा, ए फॉर आधार एंड के फॉर कशिश। आधार ने कहा। तो कशिश के चेहरे पर मुस्कान खिल गई और उसके चेहरे की मुस्कान देखकर आधार भी मुस्कुरा उठा। दोनों ने सभी के सामने एक दूसरे को अंगूठी पहनाकर सगाई की रस्म को पूरा किया। उसके बाद दोनों एक साथ बड़ों का आशीर्वाद लेने आए। सबसे पहले दोनों देवका जी के पास गए, तो देवका जी ने आधार को रोकते हुए कहा, मैं तुम दोनों को आशीर्वाद जरूर दूंगी, पर बाद में। इस समय तुम्हें आशीर्वाद देने का पहला अधिकार तुम्हारी माँ का है। जाओ पहले उनसे आशीर्वाद लो। देवका जी ने एक और इशारा करते हुए बताया, जहाँ लतिका जी चुपचाप बैठी हुई थी। पर बड़ी माँ, आधार कुछ कहता उससे पहले ही कशिश ने उसका हाथ पकड़ उसे रोक दिया और वैसे ही उसका हाथ थामे लतिका जी के पास आ गई। लतिका जी के पास आकर उसने आधार का हाथ छोड़ा और अपने दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने अपना सिर झुकाए खड़ी हो गई और बोली, मुझे माफ कर दीजिए, आपने जो कहा मैं नहीं कर पाई। नहीं पता कैसे, पर इन्हें मन में बसा बैठी। बहुत कोशिश की निकालने की, पर नहीं निकाल पाई। मैं नहीं जानती थी कि आप मुझसे क्यों इतनी नफरत करती हैं, या क्यों मुझे आधार जी के लायक नहीं समझती हैं। मैं परफेक्ट नहीं हूँ और ना ही कभी बन सकती हूँ।
नहीं जानती हूँ कि बहू की आपकी आपकी बहू को लेकर क्या क्या अरमान है और क्या क्या आकांक्षाएं हैं। कुछ नहीं जानती। नहीं जानती कि माँ का प्यार क्या होता है। सौतेली माँ को जाना जो सिर्फ काम करवाती थी, ना पढ़ने देती और ना खाना देती। तब मामा जी मुझे अपने साथ ले आए। इन्होंने मुझे सब कुछ दिया, अच्छी शिक्षा, संस्कार, बड़ों का आदर करना सिखाया। मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है, मैं या मेरे मामा जी आपके लेवल के नहीं है, पर मैं आपको आज सबके सामने वचन देती हूँ कि आपकी अपनी बहू को लेकर जो भी इच्छाएं हैं उन्हें मैं पूरा करने की कोशिश करूँगी। आप जो सिखाएंगी वो सब सीख लूँगी। आप डांटेंगी तो डांट भी सुन लूँगी। किसी गलती पर मारेंगी तो सिर झुकाकर मार भी खा लूँगी। आप जो कहेंगी सब करूँगी। पर एक बार मेरे सिर पर अपना प्रेम से भरा हाथ रख दीजिए। हमारे रिश्ते को स्वीकार कर लीजिए। उसके बाद मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। पर आज मुझे और आपके बेटे को अपना आशीर्वाद देकर हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दीजिए प्लीज। कशिश कह रही थी और सब उसकी बातें सुन रहे थे। सबकी आंखें नम थीं और जिनकी आंखें नम नहीं थीं उनका मन भावुकता के रस से भीग चुका था। माना कि पंकज भाई साहब ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं और वो दिख भी रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से, यूं सिर झुकाए रहने से और मासूम सी शक्ल बनाकर खड़े रहने से तुम्हें बिना अपनी सास के पैर छुए आशीर्वाद मिल जाएगा। लतिका जी ने जब बोलना शुरू किया तो सबको लगा जैसे लतिका जी उसे फिर से सुना रही हैं, और उनकी बात खत्म होते होते सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कशिश ने भी जब उनकी बात को समझा तो उसकी आंखों में आंसू और होठों पर हंसी थी। उसने आधार की ओर देखा जो उसे ही मुस्कुराते हुए देख रहा था। कशिश ने उसे इशारा किया तो उसे समझते हुए आधार उसके साथ झुका और साथ में दोनों ने लतिका जी के पैर छुए। लतिका जी ने भी नम आंखों से दोनों के सिर पर हाथ रखा और उनके उठते ही दोनों को प्यार से गले लगा लिया। आधार और कशिश की जोड़ी को लतिका जी का आशीर्वाद मिल चुका था और उनके साथ साथ सभी लोग बहुत खुश थे। अब दोनों ने बारी बारी से सबका आशीर्वाद लिया। दोनों जब पंकज जी के पास गए तो वो भी भावुक हो गए। उन्होंने भी आशीर्वाद देने के बाद दोनों को गले से लगा लिया और भावुक होते हुए उन्होंने कहा, आज मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। फिर ऊपर आसमान की ओर देखकर उन्होंने कहा, देखो सोना, आज हमारी दोनों बेटियां कितनी खुश हैं। दोनों को कितना प्यार और मान सम्मान देने वाले पति मिले हैं और उतना ही अच्छा परिवार भी। अब सही मायने में मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई स्वर्णा। अब मैं तुम्हारे पास आने के लिए एकदम फ्री हूँ और जब चाहे बुला लो अपने पास। अब मैं निश्चिंत होकर आ सकता हूँ। पंकज जी ने जैसे ही ये कहा, कशिश के साथ पूर्णा भी दौड़ती हुई आकर उनके सीने से लग गई और पंकज जी भी अपनी दोनों बेटियों को अपने सीने से लगाए रो रहे थे। वहां का माहौल इस समय बहुत ही भावुकता भरा था। अभय जी पंकज जी के पास आए और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए आसमान की ओर देखकर बोले, समदन जी, अभी समधी जी बिल्कुल फ्री नहीं है। अभी वो कहीं नहीं जाएंगे। अभी तो नाती नातिन के साथ खेलना भी है इन्हें और बेटियों की गलती पर ताने भी सुनने हैं। अभय जी ने जब ये कहा तो रोती आंखें भी हंस पड़ी और वहां का माहौल भी कुछ हल्का हो गया। डिनर के बाद सभी अपने अपने कमरे में सोने चले गए। रात ज्यादा हो गई थी तो अभय जी ने और बाकी सबने जिद करके पंकज जी और कशिश को वहीं रोक लिया। पंकज जी गेस्ट रूम में सोने जा चुके थे और कशिश बच्चों के साथ उनके रूम में। कपड़े चेंज करने के बाद कशिश नीचे फर्श पर बेड से टिक कर बैठी, मुस्कुराते हुए अपने हाथों की मेहंदी और उन रची मेहंदी के बीच आधार द्वारा पहनाया गया चमकती हुई हीरे की अंगूठी उसे देखकर बस मुस्कुराई जा रही थी। शायद यकीन करना भी मुश्किल हो रहा था कि आधार से उसकी सगाई हो चुकी है और अब आधार सिर्फ उसका है। क्या हुआ? किन ख्यालों में खोई हो? कशिश अपने ख्यालों से बाहर आई जब उसे अपने कान और गर्दन पर किसी की सांसों के स्पर्श का आभास हुआ। फिर धीरे से फुसफुसाने की आवाज आई, आप आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो भी इस वक्त। कशिश ने पलट कर देखा तो आधार उसके बिल्कुल करीब बैठा उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। ये कैसा सवाल है? तुम यहाँ हो तो मैं कहाँ जाऊंगा? आधार ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। अपने कमरे में। कशिश ने भी उसकी शरारत समझते हुए उसे हल्के से पीछे की ओर धकेलते हुए कहा और खुद उठकर खड़ी हो गई। बिल्कुल नहीं, आज तुम यहाँ हो तो आज की रात बस तुम्हारे साथ। फिर तो शादी तक ये दूरियां ही रहेंगी। आधार ने कहते हुए उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया।
नहीं आधार जी, ये गलत है। कशिश ने खुद को आधार की बाहों से छुड़ाते हुए कहा। हमारी सगाई हो चुकी है, फिर क्या गलत है? और हम ऐसा वैसा तो कुछ कर नहीं रहे हैं। मैं और तुम, हम दोनों ही अपनी अपनी मर्यादा समझते हैं। मैं बस तुम्हारे साथ कुछ समय बिताना चाहता हूँ। आधार ने उसे अपनी ओर घुमाते हुए कहा। मैं समझती हूँ आधार जी, पर लोग नहीं समझेंगे। अगर किसी ने हम दोनों को यहाँ एक साथ एक कमरे में देख लिया तो लोग बातें बनाएंगे। और जो काम मैंने किया ही नहीं, उसके लिए कोई भी लांछन मैं अपने माथे पर नहीं ले सकती। कशिश ने अपना पक्ष रखा। ठीक है, तुम सो जाओ, मैं चलता हूँ, आधार ने कहा और वहां से जाने लगा। इस समय उसके चेहरे पर उदासी थी। उसका मन बहुत था आज कशिश के पास रुकने का, पर वो उसकी बात भी समझ रहा था। कोई उसकी होने वाली पत्नी पर सवाल उठाए, ये बात तो उसे भी मंजूर नहीं थी। भाई कशिश को उसका यूं उदास होकर जाना अच्छा नहीं लगा। आधार बाहर जा पाता उससे पहले ही कशिश ने उसे आवाज दिया। रुकिए। उसकी आवाज सुनकर आधार रुक गया और पलटकर कशिश को देखने लगा। कशिश उसके पास आई और उसका हाथ थाम कर बोली, हमारा एक साथ इस बंद कमरे में रहना गलत होगा। मैंने ये कहा है, ये नहीं कहा कि हमारा साथ रहना ही गलत होगा। कशिश ने मुस्कुराते हुए कहा तो आधार ने अपने माथे पर बल डालते हुए उसे सवालिया नजरों से देखा। 5 मिनट बाद दोनों उसी लॉन में एक बेंच पर एक साथ बैठे थे जहां उनकी सगाई हुई थी। बस फर्क इतना था कि अब वो सारी सजावट निकल चुकी थी। कुछ सामान वहां से जा चुका था तो कुछ सामान एक तरफ संभाल कर रख दिया था। उन सजावटों और फेरी लाइट्स की चकाचौंध में लॉन की प्राकृतिक खूबसूरती जो छुप गई थी वो अब खुलकर बाहर आ चुकी थी। रात की खामोशी के बीच हल्की रोशनी में चांद की शीतलता और हल्की हल्की बहती हवा की गुदगुदाहट एक अलग ही अद्भुत मनोरम दृश्य का सृजन कर रहे थे। कशिश इस समय आधार के कंधे से अपना सिर टिकाए और आंखें बंद किए प्रकृति की मनोहरता को महसूस कर रही थी। और आधार उसका हाथ थामे उसके साथ को। अगर आज सच में मेरी सगाई किसी और से हो जाती तो क्या करती तुम? आधार ने खामोशी को तोड़ते हुए पूछा। तो कशिश ने अपनी आंखें खोली और अपना सर वो अब आधार के कंधे से टिकाए बैठी रही। बोलो। कशिश ने कोई जवाब नहीं दिया तो आधार ने फिर से पूछा। पता नहीं मैं क्या करती। मैं तो आपको किसी और के साथ सोच भी नहीं सकती। कशिश ने वापस से अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। जब इतना ही प्यार था तो सिर्फ मॉम के कहने पर यह दूरियां क्यों? जहाँ तक मैंने तुम्हें समझा है, तुम इतनी कमजोर या डरपोक तो नहीं कि मॉम ने तुम्हें मुझसे दूर रहने को कहा और तुमने आराम से उनकी बात मान ली। आधार ने कशिश के हाथ को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहा। बात डर या कमजोरी की नहीं है। बात समझ और संस्कार और परवरिश की है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे किसी भी स्टेप की वजह से पूर्णिमा को किसी भी परेशानी का सामना करना पड़े। मामा जी ने जो हमें संस्कार दिए, हमारी परवरिश की, मैं उन्हें कटघरे में खड़ा नहीं करना चाहती थी। कशिश ने उसके कंधे से सिर हटाकर उसे देखते हुए कहा। तुमने सबके बारे में सोचा, बस मेरे बारे में नहीं सोचा। आधार ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। कशिश कुछ पल को चुप रही और फिर बोली, मैंने सबके बारे में सोचा, बस हमारे बारे में नहीं सोचा। कशिश का जवाब सुनकर आधार के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। पर अब तो सोचोगी? आधार ने कहा। किस बारे में? कशिश ने उसकी बात को समझने की कोशिश करते हुए कहा। हमारे बारे में। आधार ने अपना चेहरा उसके करीब ले जाकर उस पर झुकते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, कशिश ने कहते हुए उसे पीछे की ओर हल्के से धकेला। क्यों? आधार ने फिर से मुंह बनाते हुए सवाल किया। क्यों क्या? हमारे बीच में अब जो भी सोचना होगा वो अब शादी के बाद। पर आधार ने कुछ कहना चाहा तो कशिश ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा। प्लीज, अब कुछ नहीं। मुझे बात नहीं करना, बस खामोशी से आपके कंधे पर अपना सिर रखकर हमारे साथ को महसूस करना है। इस पल को जीना है बस। कशिश ने कहा तो आधार ने भी अब कुछ नहीं कहा। आधार ने बेंच की हेड से अपना पीठ टिका लिया और कशिश ने उसके कंधे से अपना सिर। दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली और महसूस करने लगे एक दूसरे के साथ को। इस समय दोनों के चेहरे पर एक सुकून था और होठों पर भीनी सी मुस्कान। ओबराय मेंशन के अंदर ही इस समय किसी एक कमरे के अंदर किसी की कर्कश आवाज गूंज रही थी। तुम्हारे लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। किसी काम की नहीं हो तुम। जब देखो तब शिकायत शिकायत शिकायत। दक्ष ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। हाँ तो दूर कर दीजिए ना मेरी शिकायत को। अंशिका ने रोते हुए जोर से कहा। तुम्हारे लिए मैं यहाँ आ गया, अब कौन सी शिकायत बची है?
दक्ष ने उससे मुंह फेरते हुए कहा, मेरी शिकायतें आपसे किस लिए हैं, यह भी आपको समझ में नहीं आती, या फिर जानबूझकर अनजान बनते हैं। और रही बात यहाँ आने की, तो ना आप यहाँ से गए थे मेरे लिए, और ना ही वापस आए मेरे लिए हैं। अंशिका ने अपने आंसू पोंछते हुए एक दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, हाँ तो यहाँ से गया था मैं पैसे कमाने के लिए, और लौटा हूँ तो पैसे कमाने, और वो सब पैसे मैं अपने लिए नहीं कमाता, तुम्हारे लिए और दक्षु के लिए कमाता हूँ। पर हमें आपके पैसे की नहीं, आपकी ज़रूरत है। आपके समय और आपकी अटेंशन की ज़रूरत है, जो आपके पास हमारे लिए कभी नहीं होता है। तुम्हारी बातें ले देकर यहीं आ जाती हैं। तुमसे तो कुछ भी बात करना ही बेकार है। इतना कहकर दक्ष कमरे से बाहर निकल गया और अंशिका धन से बिस्तर पर बैठी रोती रही। दूसरी तरफ, ये आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? पूर्णिमा ने अभ्यंग से पूछा, क्योंकि इस समय उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी और अभ्यंग उसे उसके कंधे से थामकर कहीं ले जा रहा था। बस बस, हम पहुंच ही गए, अभ्यंग ने मुस्कुराते हुए कहा। तब से आप यही बोले जा रहे हैं। एक तो पता नहीं इतनी रात गए घर से बाहर कहाँ लेकर आ गए, ऊपर से कुछ पूछो तो बता भी नहीं रहे, पूर्णिमा ने नाराज होते हुए कहा। वो बोल ही रही थी कि अभ्यंग रुका और उसके सामने आकर उसके होंठों पर अपनी उंगली रखकर बोला, चुप, कितना बोलती हैं आप। उसके कहने से पूर्णिमा शांत हो गई। फिर अभ्यंग उसके पीछे आया और उसकी आंखों से पट्टी खोलकर उसके चेहरे पर अपनी नजरें गड़ा ली। वहीं जब पूर्णिमा ने धीरे से अपनी आंखें खोली, तो सामने का नजारा देख उसकी आंखों में हैरानी उतर आई। वो इस समय एक खूबसूरत से कमरे में खड़ी थी, जो इस समय गुलाब, मोगरा और भी फूलों और उनकी लड़ियों, फेरी लाइट्स और सुगंधित मोमबत्तियों की खुशबू और रोशनी से सराबोर एक अलग ही वातावरण का सर्जन कर रहा था। बिस्तर से लेकर फर्श तक फूलों की पंखुड़ियों की चादर बिछी हुई थी। अपने पाँव के नीचे नर्म सुकोमल से स्पर्श के एहसास ने उसका ध्यान खींचा, तो इस समय उसने खुद को उन पंखुड़ियों पर पाया। उसकी नज़र अब अभ्यंग के चेहरे पर पड़ी, जो इस समय उसकी आंखों में हैरानी और चमक दोनों को एक साथ देखकर मुस्कुराया जा रहा था। ये सब आप, अपनी बात कहते कहते पूर्णिमा चुप हो गई, क्योंकि अभ्यंग अब उसके बहुत करीब आ चुका था। उसके करीब आकर अभ्यंग ने धीरे से अपने हाथों की उंगलियों को पूर्णिमा की हथेली थाम कर उसकी अंगुलियों के बीच फंसाया, तो पूर्णिमा की नजरें उठकर अभ्यंग की निगाहों से टकराकर जा रुकी। हाँ, ये सब मैंने किया है, हमारे लिए, अभ्यंग ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। कुछ पल चुप रहने के बाद अभ्यंग ने ही फिर से कहा, अब ये सवाल मत कीजिएगा कि यह सब मैंने क्यों किया, क्योंकि आप इतनी भी नादान नहीं हैं कि समझ ना पाए कि यह सब मैंने क्यों किया। अभ्यंग की धीमी आवाज में एक अलग सा ठहराव था, एक चाहत थी, एक कशिश थी, जिसने ना चाहते हुए भी पूर्णिमा की नजरों को झुकने पर मजबूर कर दिया। पूर्णिमा 2 कदम चलकर उससे दूर हुई और दूसरी ओर घूमकर बोली, यह हमारा कमरा नहीं है, आप, हम कहाँ हैं इस समय। पूर्णिमा उसकी चाहत को अच्छी तरह समझ रही थी, इसलिए वो घबराकर उससे दूर हुई, और उसकी घबराहट तब और बढ़ गई जब उसे अभ्यंग उसके पीछे से बिल्कुल उसके करीब महसूस हुआ। उसी घबराहट से उसकी बोली भी अटकने लगी, और अपने हाथों को जोड़े वो अपनी उंगलियों को मरोड़ती रही। अभ्यंग ने पीछे से उसे अपनी बाहों में भरा और अपने दोनों हाथों से उसकी जुड़ी हुई हथेलियों को थामकर बोला, इतना घबराने की जरूरत नहीं है, हम इस समय अपने फार्म हाउस पर हैं। इतना कहने के बाद उसने पूर्णिमा को अपनी ओर घुमाया, तो पूर्णिमा की नजरें और गर्दन दोनों झुकी हुई थी। अभ्यंग ने उसकी ठोड़ी से पकड़ उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा, अभी भरोसा नहीं है क्या मुझ पर? के इस सवाल से पूर्णिमा की नजरें ऊपर उठी और उसकी गहरी आंखों से उलझकर ठहर गईं। बोलो, अभ्यंग ने फिर से धीरे से पूछा। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं सच में जानना चाहती थी कि हम कहाँ हैं, और अक्षु की भी फिक्र हो रही थी, बस इसलिए, पूर्णिमा ने धीरे से कहा और फिर से अपनी नजरें झुका ली। उसे इस तरह शर्माता हुआ देख अभ्यंग के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। अभ्यंग ने उसे अपने और करीब कर अपनी बाहों में भरते हुए कहा, हम हमारे फार्म हाउस पर हैं, और यहाँ इस समय हम दोनों के अलावा कोई नहीं है, क्योंकि मैं चाहता था कि आज हम दोनों के बीच कोई ना हो, बस मैं और आप। फिर कुछ पल ठहरकर फिर से कहा, और रही बात अक्षु और घर वालों की, तो दी उन्हें संभाल लेंगी। अभ्यंग की इतना कहते ही पूर्णिमा ने उसे सवालिया नजरों से देखा, और अभ्यंग ने भी जैसे
उसकी नज़रों के सवाल को समझ लिया और कहा, दी जानती हैं कि हम दोनों यहाँ हैं। उसके इतना कहने के बाद पूर्णिमा के पास अब कोई सवाल नहीं था। वो हल्के से मुस्कुराते हुए जल्दी उससे दूर हुई। उसने अपनी मुस्कान भरकस अभ्यंग से छुपाने की कोशिश की, पर अभ्यंग की नज़रों से छुप ना सकी उसकी शर्म से लबरेज मुस्कान। अभ्यंग ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और उसमें कुछ करने लगा। कुछ सेकंड बाद ही वहाँ म्यूजिक बजने लगा। पूर्णिमा ने म्यूजिक की आवाज़ सुनी तो अभ्यंग की ओर पलटी। अभ्यंग उसके सामने मुस्कुराते हुए अपना दायां हाथ आगे किए खड़ा था। अभ्यंग ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, डांस। पूर्णिमा ने उसे ऐसे देखा तो मुस्कुरा उठी और बिना कुछ कहे उसकी हथेली थाम ली। अभ्यंग भी उसके और करीब होते हुए उसने दूसरे हाथ से उसकी कमर को थाम लिया। तब तक गाना भी शुरू हो चुका था। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन। अभियंग के जिस हाथ में पूर्णिमा का हाथ था उसे उसने पकड़कर अपने धड़कते दिल के पास रखा, जिससे पूर्णिमा को महसूस हुआ कि उसकी धड़कनें इस समय कितनी तेज हैं। जो भी जितने पल जीऊँ उन्हें तेरे संग जीऊँ, जो भी कल हो अब मेरा उसे तेरे संग जीऊँ। इस बार अभ्यंग ने पूर्णिमा की हथेली को अपने होठों से छू लिया। पूर्णिमा ने जल्दी से अपना हाथ छोड़ा, दूसरी ओर खड़ी हो गई। अभ्यंग ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए गाने के बोल उसके कान के पास अपने होठ ले जाकर गुनगुनाए। मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला, लम्हे ये फिर ना आने, इनको तू ना दे जाने, तू मुझ पे खुद को दे लुटा। अभ्यंग ने अपना चेहरा पूर्णिमा के गले के पास ले जाते हुए गुनगुनाया तो पूर्णिमा की आंखें अपने आप बंद हो गईं। जो भी सांसें मैं भरूं उन्हें तेरे संग भरूं, चाहे जो हो रास्ता उसे तेरे संग चलूं। पूर्णिमा के एक हाथ को खोलकर उसकी हथेली से बाह तक अपने होठों का स्पर्श अंकित किए जा रहा था। बाहों में दे बस जाने, सीने में दे छुप जाने, तुझ बिन मैं जाऊं तो कहाँ। अभ्यंग उसे अपनी बाहों में भरकर गाने के जरिए अपनी ख्वाहिशें बता और जता रहा था। जो भी सांसें मैं भरूं उन्हें तेरे संग भरूं, चाहे जो हो रास्ता उसे तेरे संग चलूं। गाना बंद हो चुका था और अभ्यंग के हाथ पूर्णिमा की साड़ी के पल्लू से उसके पिन को अलग कर चुके थे। वो उसके आंचल को हटा ही रहा था कि पूर्णिमा ने अपने आंचल को थामकर उसे रोक लिया। आज नहीं पूर्णिमा, आज मत रोकिए मुझे। अब मैं हम दोनों के बीच की हर दूरी को मिटा देना चाहता हूँ। जी भर बस आपको प्यार करना चाहता हूँ। अभ्यंग की आंखों में मदहोशी के साथ साथ अलग सी चाहत थी, जिसे पूर्णिमा ने देखा भी और महसूस भी किया। इस बार जब अभ्यंग ने उसके आंचल को उससे अलग किया तो उसने उसे नहीं रोका, उल्टा शर्माकर उसके सीने से लग गई। अभ्यंग के अधर अब पूर्णिमा की काया पर अधिकार बस प्रेम की तृप्ति के उद्देश्य से चल रहे थे। पूर्णिमा अपने हया को समेटे और भी उसमें ही सिमटती जा रही थी। सांसों का उतार चढ़ाव बढ़ता ही जा रहा था। अभ्यंग पूर्णिमा को लेकर बिस्तर पर आ गया और फिर उस पर छाता चला गया। अब दोनों प्रेम की गहराई में उतरते जा रहे थे। उस शांत कमरे में अब था तो बस दो बेतासा धड़कते दिलों की धड़कनों का शोर। उस कमरे में सजा हर फूल, हर टिमटिमाती रोशनी, पूर्णिमा की आंखों से निकले प्रेम से बसीभूत होकर चंद आंसू की बूंदें, सब गवाह थे उन दोनों के मिलन के। रात के तीसरे पैर में दोनों एक दूसरे की बाहों में समाये बालकनी में खड़े थे। पूर्णिमा आंखें बंद किए उसके सीने से लगी थी। थैंक यू पूर्णिमा, आज आपने मुझे पूरा कर दिया। कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी जिसने आज तक मुझसे सिर्फ लिया है वो मुझे आपके रूप में इतना प्यारा तोहफा देगी। अभ्यंग ने उसे अपनी बाहों में भरे हुए कहा, सोचा तो मैंने भी कभी नहीं था। सोचना क्या, शायद तिनका भर उम्मीद भी नहीं थी मुझे कि कोई इतना प्यार करने वाला हम सफ़र मिलेगा और मेरा अपना भी कोई परिवार होगा। पर अब होगा एक खुशहाल परिवार, आप, मैं और अक्षु। पूर्णिमा ने और भी उसकी बाहों में समाते हुए कहा। 3 नहीं 4, अभ्यंग ने कहा तो पूर्णिमा ने प्रश्न सूचक दृष्टि से उसे देखा। एक अक्षु की बहन भी तो आएगी, छोटी सी पूर्णिमा। इतना कहते हुए अभ्यंग ने पूर्णिमा के पेट पर हाथ फेरा तो उसकी बात समझ आते ही पूर्णिमा ने अभ्यंग की हथेली पर धीरे से मारा और कहा, धत, कहकर उसकी बाहों में पूरी तरह शर्माकर छुप गई। दोनों के चेहरे पर इस समय खुशी के साथ साथ एक सुकून था। अपने जीवन साथी को पूर्ण रूप से पाने की राहत थी। इस कोरा तेरा भी था और मेरा भी था।
दिल के पन्ने पर हमने कुछ उकेरा भी था, कुछ तूने मुझको पाया, कुछ हमने तुझको पाया। ये इश्क का जहाँ जितना तेरा था उतना मेरा भी था। दी एंड।